हेलो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है एंड बहुत स्कोरिंग है। सो बेसिक को टच करते हुए हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो ये वाली वीडियो जो रहेगी ये बेसिक रिलेटेड रहेगी, ठीक है। सबसे पहले बॉन्डिंग क्या होती है। अगर हम बॉन्डिंग की टाइप की बात करें, बॉन्डिंग क्या है? इंटरैक्शन है, ठीक है। बॉन्डिंग क्या है? अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले जाए तो इंटरैक्शन है। बॉन्डिंग केमिकल इंटरैक्शन भी हो सकती है और फिजिकल इंटरैक्शन भी हो सकती है। जब केमिकल इंटरैक्शंस होंगी तो केमिकल बॉन्ड्स बोलेंगे, जब फिजिकल इंटरैक्शन होंगी तो फिजिकल बॉन्ड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल बताऊं तो केमिकल बॉन्डिंग में हम बेसिकली आयनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। फिजिकल बॉन्डिंग में हम वैन डर वाल्स फोर्सेस का एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो आज हम केमिकल बॉन्डिंग के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले बॉन्ड होता क्या है। अगर कोई भी केमिकल बॉन्ड क्या है, कोई भी ए एंड बी, आपके पास दो एटम्स है और इनके बीच में केमिकल इंटरैक्शन है जिनकी वजह से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। ए एंड बी एटम्स केमिकल फोर्सेस की वजह से ए बी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स फॉर्म क्यों हुए, मॉलिक्यूल फॉर्म क्यों हुए, कोई चीज़ क्यों होती है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। वैसे ही जब ए सिंगल एटम की बात करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे ही मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होने लगती है, ए मॉलिक्यूल या कोई ए बी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होने लगेगी, तब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी लेस हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो बॉन्ड्स क्यों फॉर्म हुए? स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। अब बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑक्टेट रूल हमें पढ़ना पड़ेगा। बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है ये देखने के लिए बेसिक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो ऑक्टेट रूल क्या है। अगर किसी भी एटम के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोलते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है एटम, ठीक है। अब कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अटेन कर सकता है अपनी सराउंडिंग में? सो ईदर वो क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर क्या होगा, लॉस और गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तब फॉर्मेशन होती है कोवलेंट बॉन्ड्स की, ठीक है। और अगर लॉस और गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड का स्मॉलेस्ट एग्जांपल देखें, सो CH4 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम। हमारे पास कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है? 1s2 2s2 2p2 है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो हमने ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन्स है। अब हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है कार्बन के साथ और कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसके पास इसकी सराउंडिंग्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी गेन करता है। सो CH4 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे हुई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुई। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। वैसे ही आप BH4 नेगेटिव का एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब ये नेगेटिव साइन जो है वो बोरोन के ऊपर है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स 1 आ गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो बोरोन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख लिए एंड हाइड्रोजन के पास अगेन एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो बोरोन क्या करेगा, हाइड्रोजन से मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा बोरोन के साथ
और बोरोन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा एंड हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करते हैं? अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है और ऐसे टाइप के बॉन्ड्स को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। वैसे ही आप NH4 पॉजिटिव का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सो जिस नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 5 पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक 1 होगा। सो आप नाइट्रोजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए और जैसे BH4 नेगेटिव मॉलिक्यूल बना है वैसे ही NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। अब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते और ऐसे मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आ गया हाइपोवैलेंट स्पीसीज, एक आ गया हाइपरवैलेंट स्पीसीज। हाइपोवैलेंट स्पीसीज दो स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जिसके सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, सेंट्रल एटम सराउंडेड हो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन से, उनको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज। और ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर सेंट्रल एटम सराउंडेड है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन से, उनको हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट स्पीसीज। एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है BF3 का, BeCl2 का। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बना के देखो। बोरोन, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, एंड फ्लोरीन, हर फ्लोरीन के पास 3 फ्लोरीन के एटम लगे हुए हैं। हर फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये जो सराउंडिंग एटम है मीन्स जो फ्लोरीन है वो तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। बोरोन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हर फ्लोरीन के साथ, जिसकी वजह से सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। बट फ्लोरीन भी लाइकवाइज शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे हम देखें तो बोरोन की सराउंडिंग में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आए। दैट मीन्स ये क्या है? हाइपोवैलेंट स्पीसीज है। लाइकवाइज हम BeCl2 मॉलिक्यूल भी ड्रॉ कर सकते हैं। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन अपना एक एक शेयर करेगा। मीन्स यहाँ पे बेरिलियम की सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेस देन 8 है। सो ये भी हाइपोवैलेंट स्पीसीज होगी। हाइपरवैलेंट स्पीसीज का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो PCl5 आता है। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करता है। देखो फोस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे 5 क्लोरीन है जो सराउंडिंग में हमने लिख दिए। हर क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो हमने ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं। अब देखो क्लोरीन जो सराउंडिंग एटम है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। फोस्फोरस अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हर क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, जिसकी वजह से हर क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप सराउंडिंग एटम्स तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये आ गया। बट अगर फोस्फोरस की सराउंडिंग में हम एटम्स को देखने इलेक्ट्रॉन्स को देखने जाएं, सो देखो ये फोस्फोरस की सराउंडिंग में ये वाले आपके पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दैट मीन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सो इस स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम? हाइपरवैलेंट स्पीसीज बोलेंगे। वैसे ही आप अगर ClF3 का एग्जाम्पल लें, सो Cl इसकी सराउंडिंग में Cl सेंट्रल एटम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। एक एक फ्लोरीन के साथ अगर ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सो इसके पास भी 10
इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सराउंडिंग में, जिसकी वजह से ये भी हाइपरवैलेंट स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, फर्दर अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो भी हाइपरवैलेंट स्पीसीज होंगे वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को, सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करता है। सो ये अपने ऑक्टेट को कैसे एक्सपैंड करेगा ये हम चेक करेंगे। अब हमने यहाँ पे कंडीशंस देखनी है कि हाइपरवैलेंट स्पीसीज में सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर रहा है, तो कौन सी कंडीशंस होंगी जब वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर पाए। फर्स्ट कंडीशन आती है availability of vacant orbital, या फिर vacant orbital should be present. vacant orbitals present होने चाहिए। एग्जाम्पल लेके देखेंगे अब हम यहाँ पे। देखो, सबसे पहले NCl5 मॉलिक्यूल की बात करते हैं और PCl5 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सो PCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बल्कि NCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आउटरमोस्ट। सो हमारे पास आती है 2s2 2p3। और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आउटरमोस्ट। सो हमारे पास आती है 3s2 3p3। एंड यहाँ पे D के वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे 3d0। सो फॉस्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है एंड PCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बल्कि नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से NCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन है कि ऐसे हाइपरवैलेंट स्पीसीज जिसके सेंट्रल एटम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है या वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्या वो सारे सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं? ठीक है, सो इसमें आपको देखना होता है सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स की एक्चुअली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी होती है। अगर सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं PH5 मॉलिक्यूल का और PCl5 मॉलिक्यूल का या फिर PF5 मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब यहाँ पे सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, जिसकी वजह से ये फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर पाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर S एंड D ऑर्बिटल्स के एनर्जी गैप को देखा जाए तो वो हाई होता है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एलिमेंट आ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम आ जाता है, तो ये एनर्जी गैप लेस हो जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा। अगर हम जिनोन मॉलिक्यूल्स की बात करें, जिनोन के मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो देखो जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट फिर भी वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स अब किसके साथ फॉर्म करते हैं? जनरली ऑक्सीजन के साथ एंड फ्लोरीन के साथ। जिनोन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करता है, और ऑक्टेट कैसे एक्सपैंड करता है? यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तभी जिनोन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। मींस जिनोन के ज़्यादातर के मोस्ट क्या सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन एज अ सराउंडिंग एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम यहाँ पे बेसिक टच कर रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों। ठीक है, उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं? हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। अगर हमने जल्दी जल्दी चेक करना हो तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी चेक कर सकते हो। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लें, सो नेगेटिव एंड NH3
मॉलिक्यूल्स ये आपको दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं और कौन से नहीं हैं। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन के पास एक, 4 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 4 आ गया। अब नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, सो यहाँ पे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 3, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों स्पीसीज जो हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर एक और एग्जांपल लें तो हम Bn का ले लेते हैं एंड CO2 पॉजिटिव का ले लेते हैं, ठीक है। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं, इसके पास 4, ऑक्सीजन के पास 6 प्लस 2 चार्ज है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गई। अब हम ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिटल्स में हम SPDF ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले S ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं। अगर शेप की बात करें तो ये इसकी शेप स्फेरिकल होती है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो देखनी है सेंटर ऑफ सिमिट्री। सेंटर ऑफ सिमिट्री, अगर आप यहाँ पे इसके सेंटर से देखें, लेफ्ट में जा रहे हैं और राइट में जा रहे हैं तो आपको सेम ही चीज़ मिल रही है। अगर टॉप पे जा रहे हैं और बॉटम पे जा रहे हैं तब भी आपको सेम चीज़ मिल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। और अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि S ऑर्बिटल्स जीरेड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। S ऑर्बिटल्स क्या होंगे, जीरेड होंगे। जीरेड किसकी वजह से है, सेंटर ऑफ सिमिट्री। अब उसके बाद S ऑर्बिटल्स दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर न्यूक्लियस से पर्टिकुलर डिस्टेंस में अगर किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो सेम मिल रही है। तो इसीलिए S ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। उसके बाद पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो S ऑर्बिटल्स की हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। हाई पेनिट्रेशन पावर क्यों है, क्योंकि S ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हैं। न्यूक्लियस के क्लोज हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो S ऑर्बिटल पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। नेक्स्ट हम p ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। p ऑर्बिटल्स की शेप डम्बल शेप के होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमें यहाँ पे चेक करनी है सेंटर ऑफ सिमिट्री। सेंटर ऑफ सिमिट्री यहाँ पे जिस तरफ लोब्स हैं आप वैसे देखो, ठीक है। अब p ऑर्बिटल्स में px ऑर्बिटल होता है, py होता है, pz होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें देखो लोब की तरफ इस लेफ्ट राइट तरफ जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव फेस मिल रहा है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं, ये फेस को सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव फेस मिल रहा है और इसके अगर लेफ्ट साइड जाएं तो हमें पॉजिटिव फेस मिल रहा है, मतलब डिफरेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलते हैं कि दे आर अनजीरेड, ठीक है। p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, अनजीरेड होते हैं। अब इनका नेचर डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल क्यों है, देखो अगर हम यहाँ पे सेंटर में देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इस प्लेन को, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। या हम बात करें p ऑर्बिटल्स में एक नोड प्रेजेंट है, नोडल प्लेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो नोडल प्लेन होता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम एवरीवेयर, जिसकी वजह से p ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल इन नेचर होंगे और इनके पास वन नोडल प्लेन होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं d ऑर्बिटल्स। देखो d ऑर्बिटल्स सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स और एक होते हैं नॉन एक्सियल। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्सियल मीन्स जहाँ पे लोब्स एक्सिस पे प्रेजेंट हो, ठीक है।
सो ये हमारे पास आके एक्सियल और ये हमारे पास आते हैं नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल में जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, ये बीच में प्रेजेंट है। सो ये हमारे पास नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स आके। अब अगर हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करनी है, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कैसे करेंगे? देखो जहाँ जहाँ लोब्स है आपको उसी साइड चलना है। अगर सेम आ रहा है दैट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो ये इस तरफ जाएं और इस तरफ जाएं तो पॉजिटिव फेस है, पॉजिटिव फेस है। अगर सेंटर से इस तरफ जाते हैं और इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव फेस है और नेगेटिव फेस है। दैट मीन्स यहाँ पे सेम आ रहा है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो डी ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे? हम जिरेड बोलेंगे, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स हमारे पास जिरेड आके। अब अगर हमने यहाँ पे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को इंटरचेंज करना है तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कितने आगे? 3 आगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आगे। अगर इनको हमने इंटरचेंज करना है तो कैसे चेंज करना है? ये एक्स और वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थी मैंने यहाँ पे 2 ही एक्सेस बताई हैं आपको समझाने के लिए, बट एक्चुअल में ये 3 एक्सेस होती हैं। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस होंगी। सो अगर इनको हमने इंटरचेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 90 डिग्री की रोटेशन पे ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। एक्सियल मीन्स जहाँ पे लोब्स एक्सिस पे प्रेजेंट है। हमारे पास एक आ रहा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। सो यहाँ पे देखो, सो इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव है। मतलब अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है और डाउन मतलब नेगेटिव मिल रहा है। लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं तो अब हमें नेगेटिव ही मिल रहा है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जाए तो हमें सेम ही मिल रहा है, नीचे की तरफ भी जाए तो हमें सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। डी जेड स्क्वायर है। डी जेड स्क्वायर एक्चुअल में बना कैसे है? ये डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। इसके कॉम्बिनेशन से हमें ये वाला डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल मिलता है। और यहाँ पे अगर नोडल प्लेन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो इसके पास नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मीन्स एक नोडल प्लेन यहाँ पे आ सकता है, एक नोडल प्लेन यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन यहाँ पे आएगा, एक नोडल प्लेन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी सेम होगा। सो यहाँ पे आपको डी ऑर्बिटल्स में 2 नोडल प्लेन मिल रहा है, 2 नोडल प्लेन्स मिल रहे हैं, नोडल प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको नोडल प्लेन कैसे मिलेगा? एक ऐसे मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और एक ऐसे मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपके पास 2 नोडल प्लेन है। और ये जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है इसको हम इम्प्योर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। हम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि इम्प्योर डी ऑर्बिटल कौन सा है? सो डी जेड स्क्वायर इम्प्योर डी ऑर्बिटल होता है। और जो इम्प्योर डी ऑर्बिटल होता है वो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सो डी ऑर्बिटल में अगर डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड डी जेड स्क्वायर ही बनाएगा और ये स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें नोडल प्लेन्स जो होते हैं वो कॉनिकल नोडल प्लेन्स होते हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, डिफरेंट कलर का पेन लेती हूँ। सो यहाँ पे एक नोडल प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉनिकल नोडल प्लेन होगा, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। इसके पास कॉनिकल नोडल प्लेन्स होते हैं, कॉनिकल नोडल प्लेन्स होते हैं। और ये भी 2 है, ठीक है। अगर हमने एक्सियल ऑर्बिटल्स को इन्वर्ट करना हो या फिर कन्वर्ट करना हो नॉन एक्सियल में तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं, हम ये वाले की बात कर रहे हैं। मीन्स अगर हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कन्वर्ट करना है डी एक्स वाई या फिर डी वाई जेड या फिर डी जेड एक्स में, तो हमें रोटेशन करनी पड़ेगी 45 डिग्री की, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, यहाँ से अगर आप 45 डिग्री रोटेट करोगे तो जो लोब्स हैं वो एक्सिस पे आ जाएंगी, और डी जेड ऑर्बिटल्स, जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स जो कि इम्प्योर ऑर्बिटल है, वो किसी भी अनदर डी ऑर्बिटल में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात मीन्स जो सार है, जो समरी है, वो क्या है कि एस ऑर्बिटल्स जीरेड होते हैं, इनके पास नोडल प्लेन जीरो। जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो अनजीरेड हैं, यहाँ पे एक नोडल प्लेन होता है। जो डी ऑर्बिटल है वो अगेन जीरेड हैं, यहाँ पे 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। और एफ ऑर्बिटल्स अनजीरेड हैं, और यहाँ पे 3 नोडल, एफ ऑर्बिटल के पास 3 नोडल प्लेन प्रेजेंट है। और वैसे अगर हम फर्दर जी ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये जीरेड हैं और इसके पास 4 नोडल प्लेन प्रेजेंट होते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, एस ऑर्बिटल जीरेड अनजीरेड जीरेड अनजीरेड जीरेड, और इसके बाद नोडल प्लेन्स एस से शुरू कर दो, 0 1 2 3 4, ठीक है। सो आपको ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली याद रखनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कोवलेंट बॉन्डिंग का। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की ओवरलैप हो रही है एंड कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स में देखा जाए तो हमारे पास आते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, देन पाई बॉन्ड्स, डेल्टा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं या फिर लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। डेल्टा बॉन्ड फेस वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं, एंड 5 बॉन्ड जनरली एफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो 5 बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल की 6 लोब्स इंटरैक्ट करेंगी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के 6 लोब्स के साथ। सो जनरली एफ ऑर्बिटल ही 5 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम डिटेल में इसकी टाइप्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स, सो सिग्मा बॉन्ड्स मैंने बताया कैसे फॉर्म हो रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैप से, हेड टू हेड ओवरलैप। बट ये जो हेड टू हेड ओवरलैप है ये थ्रू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैप थ्रू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इसमें कौन कौन सी ओवरलैपिंग आ सकती है, हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग आ सकती है, एस पी ओवरलैपिंग आ सकती है, पी पी ओवरलैपिंग आ सकती है, ठीक है। हम ये ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो एक एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल शेप का होता है एस ऑर्बिटल, दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अब इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं ये जो ओवरलैपिंग है थ्रू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, ठीक है। सो ये आगे हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग। और पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग में देखेंगे एक एस ऑर्बिटल है, अगर हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, सो यहाँ पे पी जेड ऑर्बिटल होगा, ये पी जेड ऑर्बिटल, और ये इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हुई है, हेड टू हेड ओवरलैप। उसके बाद अगेन पी जेड ऑर्बिटल्स एंड पी जेड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे थ्रू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है। अगर हम यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन्स देखें, ओवरलैपिंग जोन्स, सो यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन सिर्फ 1 है, इसके पास भी 1 1 एंड 1, सो हमारे पास आ गया 1, ठीक है। क्या डी ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल लें और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल लें तो ये दोनों ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। सो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये डी जेड ऑर्बिटल और एक और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, सॉरी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये ओवरलैप हो रही है थ्रू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो ओवरलैपिंग जोन 1 ही आता है। उसके बाद हम चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो हमने देखा कि एस एस ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, एस पी से भी हो सकती है, पी पी से भी हो सकती है।
सो अब हमने देखना है कि कौन से सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप चेक करो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम ये क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1s ओवरलैप है, 2s ओवरलैपिंग हो रही है एंड 3s ओवरलैपिंग हो रही है। सो हमें बताना है कि स्ट्रोंगर सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से होगा। सो मैंने क्या बताया, आपको देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। सो जितनी कम होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगा सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट आता है, आपको चेक करना है डायरेक्शनल नेचर। क्या चेक करना है? डायरेक्शनल नेचर। जो ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर के होते हैं वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन जब शुरू करना है तो आप किससे शुरू करोगे? सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखोगे, उसके बाद डायरेक्शनल नेचर देखोगे, ठीक है। डायरेक्शनल, यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है 1s है, उसके बाद आपके पास आ गया 2s ओवरलैपिंग हो रही है, उसके बाद 2p ओवरलैपिंग हो रही है, 2p ओवरलैपिंग हो रही है। तो हमें पता है कि s जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है एंड p जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखोगे। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और यहाँ पे 2 है। तो 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल की जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन करना है वो डायरेक्शनल नेचर से करना है, ठीक है। अब s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, p ऑर्बिटल डायरेक्शनल है। सो इसके बाद स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह आएगा। 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, देन आपके पास आ जाएगा 2s ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आए, कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और उसकी ओवरलैप हो रही है s ऑर्बिटल के साथ। एक आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसकी ओवरलैप हो रही है s के साथ अगेन, एंड इसके बाद sp और s ओवरलैप हो रही है, ठीक है। ये कौन से हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आपको क्या करना है? परसेंटेज s करेक्टर चेक करना है। परसेंटेज s करेक्टर चेक करना है किसका? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर कितना है? 25% है। यहाँ पे s करेक्टर की परसेंटेज 33.3% है और यहाँ पे अगर बात करें तो 50% है। सो जितना ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, सो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, इनसे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। देन आपके पास sp2 आ जाएगा और s, एंड देन आपके पास आएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल की ओवरलैप। यहाँ पे हमने किसके देखा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज s करेक्टर के, s करेक्टर, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करी जाए तो। सो ये हमने स्ट्रेंथ चेक कर ली सिग्मा बॉन्ड्स की। अब नेक्स्ट हम पाई बॉन्ड्स की तरफ चलेंगे। पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन साइड वाइज ओवरलैप से हो रही है या फिर लेटरल ओवरलैप से हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है? फर्स्ट पी पाई ओवरलैपिंग हो सकती है। हमारे पास फर्स्ट क्या आ गई? पी पाई ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। सो
यहाँ पे ये p ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल आएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, लेटर ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। सो इससे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे देखो कितनी लोब्स जो हैं वो इंटरेक्ट हो रही हैं, 4 lobes are interacting एंड ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, एक ओवरलैपिंग जोन ये है, एक ओवरलैपिंग जोन है ये, तो ओवरलैपिंग जोन्स आ गए हमारे पास 2, ओवरलैपिंग जोन्स आ गए हमारे पास 2। नेक्स्ट यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो सकती है, डी पाई पी पाई या फिर पी पाई डी पाई भी बोल सकते हैं हम, बॉन्डिंग आ गई। सो एक ये हमारे पास p ऑर्बिटल आएगा और कोई ये हमारे पास d ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ओवरलैपिंग जोन्स हैं और इंटरेक्ट भी कितनी लोब्स कर रही है, 1 2 3 4 लोब्स ही इंटरेक्ट कर रही हैं एंड ओवरलैपिंग जोन्स जो हैं वो भी हमारे पास 2 हैं। ये हमारे पास सेकेंड आ गया। एंड अगर हम थर्ड की बात करें सो डी पाई बॉन्डिंग भी हो सकती है, डी पाई बॉन्डिंग या डी पाई ओवरलैपिंग बोलेंगे हम इसको। सो ये आपके पास डी ऑर्बिटल आ गया एक एंड यहाँ पे भी हमारे पास डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और ये ओवरलैपिंग जोन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 लोब्स जो हैं वो इंटरैक्ट कर रही हैं एंड ओवरलैपिंग जोन 2 है। सो क्या डी जेड स्क्वायर जो है और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो ये डी जेड ऑर्बिटल आ गया एंड एक डी जेड ऑर्बिटल ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो हैं इनकी वजह से रिपल्शन आती है। ठीक है, रिपल्शन आती है जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, साइड वाइज इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो डी जेड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर हमें स्ट्रेंथ पता करनी है, सो स्ट्रेंथ देखो क्वेश्चन देखते हैं, 2p पाई है और उसके बाद 3p पाई है, पाई 3p पाई है। सो इन दोनों में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो यहाँ पे। सो लेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड क्वेश्चन हम चेक करते हैं, 2p पाई, उसके बाद हमारे पास आता है 2p पाई एंड 3d पाई ओवरलैपिंग है और उसके बाद आता है हमारे पास 2p पाई एंड 3p पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है। तो सबसे पहले तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ पे कम है, यहाँ पे अगर हम बात करें सो ये कंपेरेबल लोब्स हैं 2p। ठीक है, सो इसकी स्ट्रेंथ जो होगी, मतलब यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, कंपेरेबल साइंस के ऑर्बिटल्स हैं। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सो हम अगर इसको रफ इरेज करते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होगी वो 2p पाई की होगी। अगर यहाँ पे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें तो सबका सेम है। अब इसके बाद हमने देखना है, यहाँ पे p पाई है और यहाँ पे d पाई है, एक क्या है d पाई है एंड एक p पाई है। अब जो d पाई ऑर्बिटल्स हैं ये मोर डिफ्यूज्ड होते हैं,
मोर डिफ्यूज्ड होते हैं। मोर डिफ्यूज्ड का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन जो होगा, ओवरलैपिंग स्पेस जो होगा वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया या फिर स्पेस ज़्यादा होता है वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इसके बाद आ जाएगा आपके पास 2 पाई, 3 पाई और 3 d पाई, एंड सबसे कम होगी स्ट्रेंथ बॉन्ड की 2 पाई 3 p पाई। ठीक है, सो सबसे पहले आपको चेक करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद आप देखो अगर d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, सो d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के केस में जो d ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से मोर ओवरलैपिंग होगी, और ज़्यादा ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट हम डेल्टा बॉन्ड्स देखेंगे। सो डेल्टा बॉन्ड फेस वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो ये नेगेटिव फेस है, ये नेगेटिव फेस के साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला नेगेटिव फेस ये वाला नेगेटिव फेस के साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला पॉजिटिव फेस इस पॉजिटिव फेस के साथ, एंड ये वाला पॉजिटिव फेस ये वाले पॉजिटिव फेस के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंटरैक्टिंग लोब्स देखी जाए तो 8 इंटरैक्टिंग लोब्स हैं, 8 इंटरैक्टिंग लोब्स आ गई। और अगर ओवरलैपिंग जोन्स देखे जाए तो हमारे पास 4 ओवरलैपिंग जोन आ रहे हैं, एक ये है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। सो 4 ओवरलैपिंग जोन्स आ गए, लैपिंग जोन्स आ गए। dz स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हमने स्ट्रेंथ देखनी है डेल्टा बॉन्ड्स की, सो 3d ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, 4d ऑर्बिटल्स हैं, एंड 5d ऑर्बिटल्स हैं। सो यहाँ पे जितना बड़ा d ऑर्बिटल होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज्ड होगा, और जितना ज़्यादा डिफ्यूज्ड होगा वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। इसीलिए जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 5 बॉन्ड्स। सो 5 बॉन्ड्स जनरली f ऑर्बिटल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, 5 बॉन्ड्स, क्योंकि 5 बॉन्ड्स में क्या होता है कि एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की 6 लोब्स इंटरैक्ट करती हैं दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की 6 लोब्स के साथ। जो 6 लोब्स हैं वो सिर्फ f ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होती है, इसीलिए 5 बॉन्ड्स f ऑर्बिटल से मिलते हैं, हमें ऑर्बिटल्स से मिलते हैं, f ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। और यहाँ पे जो इंटरैक्टिंग लोब्स होती हैं वो 12 इंटरैक्टिंग लोब्स होंगी। अब 6 है, देखो एक ऑर्बिटल की 6 लोब्स दूसरे ऑर्बिटल की 6 लोब से इंटरैक्ट करेगी, दैट मीन्स 6 प्लस 6 12 इंटरैक्टिंग लोब्स आ गई। इंटरैक्टिंग लोब्स आ गई, और इंटरैक्टिंग ओवरलैपिंग रीजन जो होंगे वो हमारे पास 6 आएंगे, 6 ओवरलैपिंग जोन्स आएंगे। जोन्स आ जाए। सो अगर हम 5 बॉन्ड का एग्जाम्पल देखें, मीन्स ऐसे एग्जाम्पल देखें जहाँ पे 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यूरेनोसिन इसका एग्जाम्पल है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा मॉलिक्यूल का, यहाँ पे U आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल। अब हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक टच कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।